उदित सीमानगर गांव के चौराहे पर पानी पूरी बेचा करता था, लेकिन सर्दी का माहौल हो चुका था, इसलिए उसकी पानी पूरी का काम कम चल रहा था। ऐसे ही एक दिन वो पानी पूरी बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी 10 रुपए प्लेट पानी पूरी खा लो। ताज़ा ताज़ा पानी पूरी खाओ और पानी पूरी का मजा लो। उदित आवाज लगाकर थक जाता है, पर कोई नहीं आता और इस तरह अब सुबह से शाम तक उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक पानी पूरी खाने के लिए नहीं आता। सुबह से शाम हो गई, पर किस्मत तो देखो, एक ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। उदित खुद से ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है, अरे उदित भाई, कितने की दे रहे हो पानी पूरी? बहन जी, 10 रुपए प्लेट है, आपके लिए लगा दूं? ठीक है भाई, लगा दो, लेकिन चटपटा अच्छा रखना। मुझे चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है। बहन जी, आप पानी पूरी खाकर तो देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। जैसा आपको चाहिए मैं वैसा ही पानी पूरी बनाता हूँ। उदित ये बोलता है और उसे पानी पूरी खिलाता है। औरत पानी पूरी खाकर देखती है। पहली पानी पूरी खाते ही उसके दांतों में ठंडक महसूस होती है और वो आधी पानी पूरी थूक देती है। क्या बात है बहन जी, पानी पूरी थूक क्यों दी? स्वाद में कुछ कमी थी क्या? नहीं भाई, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो जानते हो कि मौसम कितना ठंडा है और ऐसे में ठंडा पानी दांतों पर लगते ही जलन मारता है। बहन जी, अब पानी पूरी तो ऐसे ही बनती है, इसीलिए मैंने ऐसे ही बनाई है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें तुम्हारी पानी पूरी के प्लेट के 10 रुपए दे दूंगी, पर मुझसे एक से ज्यादा नहीं खाई जाएगी। मेरे दांत ठंडी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई बात नहीं बहन जी, जब आपने पानी पूरी खाई ही नहीं तो आप मुझे किस चीज के पैसे देंगी? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं जो भी कमाता हूँ मेहनत का कमाता हूँ। उदित इतना बोलकर उसे जाने के लिए कह देता है और वो वहां से चली जाती है। सुबह से शाम तक उदित की जैसे तैसे 3 से 4 प्लेट पानी पूरी ही बिकती है और वो पैसे लेकर घर आ जाता है और वो पैसे वो अपनी बीवी के हाथ में रखता है। अजी, इन पैसों से क्या होगा? इन पैसों से हम हमारा गुजारा कैसे कर पाएंगे? शायद इसीलिए भगवान ने मुझे बांझ रखा है, क्योंकि हमारे पास बच्चों को पालने के लिए पैसे भी नहीं है। रेखा, तुम्हारा पति थका हारा काम करके आया है और तुम उसे आते ही सुना रही हो। मैं क्या करूं अगर मेरी पानी पूरी नहीं बिकती है तो? और खबरदार, जो अगली बार खुद को बांझ बोला तो। माफ करना जी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस गरीबी में हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे, इसलिए भावनाओं में मेरे मुंह से ये सब बातें निकल गई। कोई बात नहीं रेखा, मैं समझता हूँ कि तुम इस गरीबी में कैसे गुजारा कर रही होगी। घर में जो भी है वो तुम ले आओ, वही खाकर हम आज सो जाते हैं। जिसके बाद अब रेखा खाना लगा देती है और उदित और रेखा प्याज रोटी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही गरीबी में उदित अपना गुजारा कर रहा था। समय गुजरता है और एक दिन उदित ने ठेला लगाते हुए अपनी पत्नी से कहा, रेखा, तुम तो जानती ही हो कि ठंड बहुत ज्यादा है। एक काम करो, मेरे लिए एक बोतल में पानी भर कर दो। पानी को गर्म कर देना और उसके आसपास कपड़ा लपेट देना ताकि वो ज्यादा देर तक गर्म रहे। रास्ते में प्यास लगती है तो ठंडा पानी पिया नहीं जाता। मैं समझती हूँ जी, तभी तो शायद पानी पूरी भी नहीं बिक रही, क्योंकि कौन ठंडे पानी की पानी पूरी खाएगा। हाँ, अब तुम जल्दी से मुझे पानी गर्म करके बोतल पर कपड़ा लपेट कर दे दो। मैं ठेला लगाने जाता हूँ। भगवान का आशीर्वाद रहा तो आज कम से कम 10 प्लेट पानी पूरी तो अच्छे से बिक ही जाएगी। जी ठीक है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी पानी गर्म करके एक बड़ी सी बोतल में भर के लाती हूँ, ताकि पूरे दिन का आपका गुजारा हो सके। रेखा रसोई में जाती है और पानी गर्म करके एक बोतल में भर देती है और उसके आसपास कपड़ा लपेटकर उदित को दे देती है। उदित भी ठेले पर उस बोतल को रखकर पानी पूरी बेचने के लिए गांव की गलियों में निकल पड़ता है। गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं पाओगे। उदित बोल बोलकर गलियों में गोलगप्पे बेच रहा था, लेकिन कोई भी उसके गोलगप्पे खाने आने को तैयार ही नहीं था। उसे प्यास लगती है और वो पानी पीता है और खुद से कहता है, कब से घूम रहा हूं लेकिन कोई भी मेरे गोलगप्पे खाने के लिए नहीं आ रहा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने रेखा को बोलकर आज गर्म पानी ले लिया था, इससे सर्दी से राहत मिल जाएगी।
उदित ये बोलता है और उसे उस औरत की बात याद आती है और उसने कहा, इतने ठंडे मौसम में जब मैं ठंडा पानी पी नहीं रहा तो लोग ठंडा गोलगप्पा कैसे खाएंगे। मुझे उन लोगों के बारे में सोचना होगा अगर मुझे अपना काम बढ़ाना है तो। बहुत सोचने के बाद में उदित के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो खुद से कहता है, अगर मैं इस मौसम में गर्म गोलगप्पे बनाकर बेचूं तो लोगों को जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि लोगों को ठंडे पानी से दिक्कत है, मेरे गोलगप्पे से नहीं। ये सोचकर अब उदित अपने गर्म पानी की बोतल का पानी गोलगप्पे के पानी में मिक्स कर देता है, जिससे गोलगप्पे का पानी गर्म हो जाता है और अब गलियों में घूमता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, गोलगप्पे, गर्मा गर्म गोलगप्पे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं पाओगे, मात्र 15 रुपए में। उदित ऐसे ही आवाज लगाता है और वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था। कुछ ही देर में उसके पास औरतों का झुंड लग जाता है, जो उससे कहती है, अरे भाई, लगता है हमने तुम्हारी बात सुनने में गलती कर दी है। क्या बोल रहे हो तुम? गर्मा गर्म गोलगप्पे? अगर हमें सुनने में गलती होती तो इतने सारे लोगों ने एक साथ कैसे सुना होता? इसने यही बोला है, गरम गरम गोलगप्पे। उदित इतनी सारी औरतों को एक साथ अपने ठेले पर देखकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बहन जी, ये गर्मा गर्म गोलगप्पे हैं, एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से हम लोगों के लिए गरम गरम गोलगप्पे लगा दीजिए, हम भी तो जरा गरम गरम गोलगप्पे खाकर देखें। मुझे तो नाम सुनकर ही रहा नहीं जा रहा। जरूर ये गोलगप्पे अनोखे होंगे, तभी तो तुमने इनका नाम इतना अनोखा रखा है। जिसके बाद उदित उन सबको गरम गरम गोलगप्पे खिलाता है और गरम गरम गोलगप्पे खाकर औरतें कहती है, अरे वाह, क्या गोलगप्पे है! ऐसे गोलगप्पे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए हैं। सर्दियों के मौसम में तो मैं गोलगप्पे खा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ठंड की वजह से गोलगप्पे खाने का मन ही नहीं करता था। दांतों की परेशानी और हो जाती थी, इसलिए गोलगप्पे नहीं खाती थी। भैया, मेरे लिए तो तुम रोज शाम को इस मोहल्ले में आ जाया करो। मुझे तो ये गोलगप्पे बहुत पसंद है। अब से मैं रोज तुम्हारे हाथों के गोलगप्पे खाऊंगी। सच में ऐसे अनोखे गोलगप्पे खाकर तो मजा ही आ गया। बड़ा स्वाद है तुम्हारे गोलगप्पों में। जिसके बाद में ऐसे उदित गलियों में घूम घूम कर गोलगप्पे बेच रहा था, तो वहीं कई देर तक वो घर नहीं आया था और रेखा को उसकी चिंता सताने लगती है। हे भगवान, अभी तक ये घर क्यों नहीं आए हैं? ऐसा वो कभी नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मेरी किसी बात का बुरा लग गया हो और आज भी कमाई ना हुई हो, इसलिए वो घर नहीं आए। हे भगवान, मेरा तो जी बैठा जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब इनके बारे में कैसे पता करवाऊं? रेखा चिंता किए जा रही थी और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। मुझे खुद ही जाकर उन्हें ढूंढना होगा। अब रेखा उदित को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाती है, तो उसे उदित अपने ठेले पर ही खड़ा हुआ मिलता है और उसके आसपास गोलगप्पे खाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। अच्छा, तो ये यहाँ हैं और आज इनकी दुकान पर ग्राहक थे, इसलिए ये अभी तक घर नहीं आए और मैं बैठकर इनकी इतनी चिंता कर रही थी। अब रेखा उदित के पास जाती है, तो उदित आवाज लगा रहा था, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, या गर्मा गर्म गोलगप्पे बस थोड़े से बचे हैं, जिसको खाने हैं जल्दी आओ, जल्दी खाओ। रेखा भी अपने पति की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उदित गरम गरम गोलगप्पे बेच रहा है। वो उसके पास जाती है और कहती है, गर्मा गर्म गोलगप्पे? ऐसे भी कोई गोलगप्पे होते हैं क्या भला? होती है रेखा, और आज तुम सिर्फ ऐसी चीज सुन नहीं रही हो बल्कि खाकर भी देखोगी। एक बार ये गोलगप्पे खाकर तो देखो। हाँ जी, वैसे तो मुझे गोलगप्पे इतने पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे गोलगप्पे खाने की शुरू से आदत नहीं है, लेकिन ये नाम सुनकर खाने का मन बहुत कर रहा है। बड़ा अनोखा नाम है। रेखा, एक बार खाकर देखो, तुम भी मेरे गर्मा गर्म गोलगप्पों की फैन हो जाओगी। जिसके बाद अब उदित रेखा को गरम गरम गोलगप्पे लगाकर दे देता है और गोलगप्पा खाते ही रेखा कहती है, ये गोलगप्पे नहीं है, बल्कि हमारी सोई हुई किस्मत की चाबी है। आपको पता है, गांव के अंदर ये गरम गरम गोलगप्पे बहुत बिकेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ रेखा, भगवान करे ऐसा ही हो। जिसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं। उदित के गरम गरम गोलगप्पे गांव में खूब बिक रहे थे।
हर कोई गोलगप्पे खाने के लिए कतार में खड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद में उदित रेखा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लेकर आता है और कहता है, आज हमारा सपना साकार होने जा रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ जाकर तुम खुश हो जाओगी। पर उस जगह को तो मैं तभी देख पाऊंगी ना जब आप मेरी आंखों से ये पट्टी हटाओगे। हाँ बाबा, रुक जाओ, इंतजार का फल मीठा होता है। अब रेखा की आंखों से जैसे ही उदित पट्टी हटाता है तो सामने उदित की एक बड़ी सी दुकान थी जिस पर लिखा था गरम गरम गोलगप्पे की दुकान। यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों तरह के गोलगप्पे खिलाए जाएंगे। मैं ये क्या देख रही हूँ, आपने गोलगप्पे की दुकान खोल दी। भगवान ने हमारी सोई हुई किस्मत को जगा दिया। ये सब उन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हो पाया है जिसने मेरे ठेले की वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर डाल दी और सब लोग गर्मा गर्म गोलगप्पे खाने के लिए आने लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। बस यही नहीं, अब तो लोग मुझसे तरह तरह के गोलगप्पों की मांग कर रहे हैं। चॉकलेट वाले गोलगप्पे, पान वाले गोलगप्पे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर तरह के गोलगप्पों की दुकान खोल लूँ। अजी, फिर आपने इस दुकान का नाम ये क्यों रखा है? आप इस दुकान का कुछ और भी तो नाम रख सकते थे। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो इसी गर्मा गर्म गोलगप्पे ने हमारी सोई हुई किस्मत जगाई, इसीलिए उसी के नाम पर मैंने अपनी दुकान का नाम रखा गर्मा गर्म गोलगप्पे। सच में मुझे बहुत खुशी है कि अब हमारी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। मुझे उम्मीद है कि भगवान हमें अब जल्दी से एक संतान दे देगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रेखा, अब मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा और खुद को भी, और हम पता करेंगे कि आखिर हमें संतान क्यों नहीं हो रही। सोनम की सास और उसकी ननद बारी बारी से उसको दिलासा दे रही थी। विनोद को गुजरे हुए पूरे 13 दिन हो गए थे। उसकी 13वीं पर आए हुए लोग भी वापस जा चुके थे और सोनम अभी भी रोए जा रही थी। चुप हो जा सोनम, अगर तेरा पति गया है तो मेरा भी तो बेटा गया है। हाँ भाभी, मेरा भी तो भाई गया है। उन दोनों की बात सुनकर सोनम ने अपने आंसू पोंछे और फिर चुपचाप अपने कमरे में अपने बच्चों के पास चली गई। अगले दिन सुबह विनोद के घर इंश्योरेंस वाले आए। विनोद ने 2-3 पॉलिसी अपने इंश्योरेंस की ली हुई थी और उसके ऑफिस से भी कुछ लोग आते हैं जो विनोद के नाम के जितने पैसे ऑफिस में थे वो सब सोनम को सौंप देते हैं और 10 दिन के अंदर ही अंदर विनोद ने जितने भी सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी ली हुई थी उन सब का पैसा सोनम को मिल जाता है। देखा सोनम बेटी, जिसको जाना था वो चला गया। आगे इन दोनों बच्चों की तरफ देखो। ये जितना भी तुम्हें पैसा मिला है, मेरी बात मानो, सारा कैश करा लो। ये घर तो मेरे नाम है, हम यहाँ से चले जाएंगे, इसको बेच देंगे। अब हमारे पास इन 2 बच्चों के सिवा और कौन है? इनके उज्जवल भविष्य को देखना होगा। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस घर में अब मेरा भी मन नहीं लगेगा। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। भैया की जगह अब मैं लूंगी। मैं नौकरी करूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। अपनी सास और ननद की बातें सुनकर सोनम को भी लगा कि वो लोग कितने अच्छे हैं और उसके भले के लिए सोच रहे हैं। फिर सोनम ने उन लोगों की बात मान ली और सारा पैसा कैश करा लिया। सोनम, कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बेटा, बच्चों का मन ऐसा ही होता है। ये सारा पैसा मेरे कमरे में रख दो। ठीक है मम्मी जी, आप ही सारे पैसे ले जाइए। सारा पैसा अपनी सास के हाथ में देने के बाद में सोनम अपने बच्चों के साथ सो गई और सुबह जब आंख खुली तो घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो वहां अनजान लोगों को देखती है। अरे भाभी जी, आप अभी तक यहीं पर हैं? मेरा घर है तो मैं तो यहीं पर होंगी, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये घर खरीदा है। मैं इनको यहाँ पर दिखाने के लिए आया हूँ। आपकी सास से मेरी बात हुई थी। और सोनम अपनी सास को आवाज लगाने लगती है, मम्मी जी, मम्मी जी। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। सोनम फोन मिलाती है तो फोन भी स्विच ऑफ था। क्या हुआ भाभी जी, क्या आपको नहीं पता था इस डील के बारे में? अनजान लोगों को वहां पर खड़ा हुआ देखकर सोनम और भी ज्यादा घबरा रही थी। उसने जल्दी से अपने बच्चों को उठाया और अपनी अलमारी खोली तो वहां बस केवल बच्चों के और उसके कपड़े पड़े थे। सारे जेवर और पैसे सब गायब थे। उसने एक बैग में सारे कपड़े डाले और बच्चों को लेकर वहां से निकल गई। माँ, क्या हुआ? हम लोग घर से क्यों निकल आए? क्या हुआ माँ? तू रो क्यों रही है? बताओ ना, दादी और बुआ कहाँ गई? मैं तो पराए घर से आई थी, लेकिन ये दोनों तो उनका अपना खून थे। इनके साथ इतनी बड़ी गद्दारी, जरा तरस नहीं आया। उन्हें पता था मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। क्या रिश्तों पर पैसा इतना भारी होता है? तभी रोते रोते सोनम का हाथ अपने गले में पड़ी हुई चेन पर जाता है।
वो तुरंत ही अपनी चेन गले से निकालती है और एक सुनार की दुकान पर जाकर उसे बेच देती है। सुनो भैया, यहाँ कहीं किराए का मकान मिलेगा? किराए का मकान बहन जी? एक काम करो, यहाँ से 2 गली आगे मैंने कल आते समय देखा था, वहां पर शायद किराए के लिए जगह खाली है। सोनम अपने बच्चों के साथ वहां पर जाती है। बाहर लिखा था कमरा किराए के लिए खाली है। सोनम बात करके कुछ पैसे कम कराती है और वो कमरा ले लेती है। माँ, अब यहाँ रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम लोग यहीं रहेंगे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। एक पल में ही सोनम को होश आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ पर अपने ही अपनों को सबसे बड़ा धोखा देते हैं। वो एक दुकान पर जाकर बच्चों के लिए चाय ब्रेड ले लेती है और जब तक चाय वाला चाय बना रहा था, सोनम ने अपने आप को उसकी जगह खुद को देखा। विनोद जी कहते थे कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। नौकरी का पता नहीं कब तक मिलेगी और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ भी है। मार्केट भी अच्छी खासी है। क्या मुझे चाय बेचने का काम शुरू करना चाहिए? हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। अगर नौकरी नहीं मिली तो हाथ में ये थोड़ा सा पैसा भी खत्म हो जाएगा और अगर ये काम शुरू करूंगी तो रोज कुछ ना कुछ पैसे तो जरूर मिलेंगे। और घर तक आते आते सोनम मन बना लेती है कि वो अपनी चाय की दुकान खोलेगी। बच्चों को वो सब खिलाने के बाद सोनम फिर बाहर मार्केट में आती है और थोड़ा बहुत सामान रसोई के लिए ले लेती है। फिर वो एक चूल्हा खरीदती है, एक दुकान पर जाकर एक छोटे सिलेंडर का इंतजाम करती है और इन सब कामों में उसे शाम हो जाती है। दोनों बच्चे डरे सहमे उस कमरे में बैठे हुए थे। अपनी माँ को आया देख वो दोनों उसके गले लगकर रोने लगते हैं। माँ तू कहाँ चली गई थी? हमें बहुत डर लग रहा था। बेटा, मैं तो इंतजाम करने के लिए गई थी कि शाम को कुछ बनाकर तुम्हें खिला दूंगी। डर क्यों रहे हो? यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है ना? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हमें भी लगा आप भी दादी और बुआ की तरह हमें छोड़कर चली गई हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? भला मैं तुम दोनों को कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो डरो मत, थोड़ा थोड़ा पानी पियो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। फिर सोनम बच्चों को खाना बना कर देती है। अगले दिन सुबह वो सारा सामान लेकर उस बाजार के कोने में चाय बनाने लगती है। वो अपने दोनों बच्चों को भी साथ लेकर आई थी। माँ, क्या तुम यहाँ पर अब चाय बनाया करोगी? हाँ बेटा, मैं यहाँ पर चाय बनाया करूंगी क्योंकि मुझे तुम लोगों को स्कूल भेजना है। बहुत दिन की छुट्टी हो चुकी है। तुम लोगों को पढ़ाना लिखाना भी तो है और कामयाब भी बनते हुए देखना है। माँ, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी 2-4 मजदूर वहां पर आते हैं और सोनम से चाय बनाने के लिए कहते हैं। सोनम अच्छे से दूध डालकर उसमें चाय पत्ती, अदरक और इलायची डालकर चाय बनाती है। वो मजदूर जैसे ही पहला घूंट चाय का लेते हैं, उन्हें चाय बहुत ही अच्छी लगती है। चाय तो बहुत बढ़िया थी। सुबह सुबह ऐसी चाय मिल जाए तो पूरा दिन शरीर में फुर्ती रहती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है। वाकई में चाय तो बहुत ही अच्छी है। सोनम को अच्छा लगता है। वो उन लोगों से पैसे ले लेती है। उसके बाद सोनम बच्चों के स्कूल में फोन करती है और उनकी प्रिंसिपल को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, आप चिंता मत कीजिए। आप बच्चों को 4 दिन बाद आराम से स्कूल भेजिए। मैडम, मैं जानती हूँ कि मैं फीस देने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं अपने बच्चों की फीस दे दिया करूंगी। बस आप मेरे बच्चों को कभी इस बात की भनक मत लगने देना। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। सोनम फोन रखती है कि तभी वहां पर एक लड़का आता है और सोनम से कहता है, 10 चाय पैक कर दो। बेटा, मैं प्लास्टिक में चाय नहीं डालती हूँ, मैं केतली में चाय डालकर दे रही हूँ। मेरा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा। चाय डालने के बाद केतली वापस कर देना। प्लास्टिक की चाय शरीर को नुकसान देती है। फिर वो लड़का चाय और सोनम के बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में सोनम का बेटा खाली केतली लेकर वापस आता है और शाम तक सोनम की काफी चाय बिक जाती है। शाम के समय जब वो सारा सामान समेट रही थी कि तभी वहां पर एक आदमी आता है। बहन जी, चाय बड़ी अच्छी थी। मैंने सुबह अपने बेटे को भेजा था यहाँ पर। आपने केतली दी थी? हाँ, याद आया मुझे। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और पूरा दिन मेरे पास लोग आते जाते रहते हैं। आज के बाद मेरे यहाँ पर चाय सिर्फ आपके यहाँ से आएगी। या तो आप पैसे दिन के हिसाब से ले लेना या हफ्ते में हिसाब कर लेना। ठीक है, मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगी। फिर सोनम घर आती है और अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है और पूरे दिन भर में जो भी पैसे उसने कमाए थे उनको गिनकर एक तरफ रख देती है। कल सुबह मैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयारी करूंगी और उसके बाद ही काम पर जाऊंगी। उन दोनों ने क्या सोचा था कि वो हमें इस तरह हालात में छोड़कर चली जाएंगी और हम मर खप जाएंगे। अगले दिन सुबह सोनम अपने बच्चों को तैयार करती है और उन्हें स्कूल छोड़कर आती है। उसके बाद वो सारा सामान लेकर चाय बनाने वाली जगह पर जाती है और चाय बनाने लगती है। कल जो मजदूर आए थे आज उनके साथ और भी मजदूर थे।
जैसे जैसे मार्केट शुरू हो रही थी वैसे वैसे सोनम के पास आज चाय के कई ऑर्डर थे। आज शाम को भी वो प्रॉपर्टी डीलर सोनम से पूछता है तो सोनम बच्चों की फीस का सोचकर उसे कहती है कि हफ्ते के हफ्ते पेमेंट कर देना। और फिर सोनम की चाय की दुकान बहुत अच्छी चल पड़ती है। वो हर चीज बड़े अच्छे से नाप तोल कर डालकर चाय बनाती थी। फिर साथ ही साथ उसने वहां पर नमकीन, बिस्किट और छोटा मोटा खाने पीने का सामान भी रखना शुरू कर दिया। समय इसी तरह बीतता जाता है। कई साल बाद माँ, ये देखो मुझे नौकरी मिल गई। और माँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब मैं भी नौकरी करूंगी। माँ, बस अब मैंने सोच लिया है, अब तुम काम नहीं करोगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं काम क्यों नहीं करूंगी? माँ, तुम्हें याद है कि मैं एक गुल्लक में पैसे डालता था? कल मैंने वो गुल्लक फोड़ दी और उसमें से बहुत अच्छे खासे पैसे निकले और 1-2 महीने बाद मैं भी थोड़े पैसे जोड़ लूंगा। माँ, तुम ये काम करना, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एक छोटी सी सुंदर सी दुकान हो जाए। इतने सालों की मेहनत के बाद आपको भी तो थोड़ा प्रमोशन मिलना चाहिए ना। ये सुनकर सोनम खुश हो जाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। फिर 1-2 महीने बाद सोनम एक अच्छी सी दुकान देख लेती है और वहां पर चाय का काम शुरू करती है। सब लोग भी बहुत खुश होते हैं कि सोनम ने आखिर इतने सालों बाद अपनी एक दुकान बना ही ली और अब सोनम अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताती है। रेखा एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। वो 9 माह की गर्भवती थी। इस आश्रम को चलाने वाले गिरधारी लाल बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनकी पत्नी सरला भी आश्रम में सब बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। रेखा के बारे में जानकर सरला को बहुत दुख होता है। रेखा, तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, जरा संभल कर काम किया करो। मैंने देखा आज सुबह से ही तुम सारी जगह पर झाड़ू पोछा किए जा रही हो। यहाँ पर और भी लोग हैं, ये काम वो भी कर सकते हैं, तुम कोई और काम कर लो। अब मैं क्या करूं मैम, मेरे पास कोई और काम है ही नहीं। जब से वो गए हैं तब से इधर उधर मन लगाने की कोशिश करती रहती हूँ और जब से डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे जुड़वा बच्चे होंगे तब से मैं और भी टेंशन में हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं अकेली जान कैसे 2 बच्चों को रख लूंगी। अगर बेटा बेटी हो गई तो भी ठीक है, अगर दोनों बेटे भी हुए तो भी ठीक है, अगर मेरी दोनों जुड़वा बेटियां हुई तो फिर मैं कैसे संभाल पाऊंगी? 2 लड़कियों के बारे में सोचकर ही मुझे होल आ रहे हैं। इसमें इतनी डरने की क्या बात है रेखा, सब पल जाएंगी। आप नहीं समझोगी मैम, अगर जुड़वा बेटियां हुई तो उनका विवाह भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर तुम्हारी जुड़वा बेटियां हुई तो एक बेटी को मैं गोद ले लूंगी। रेखा इस अनाथ आश्रम में 2 साल से काम कर रही थी और सब उसके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो एक बहुत ही सभ्य महिला थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पति के मरने के बाद से थोड़ी सी परेशान रहने लगी थी। देखते ही देखते रेखा के प्रसव का दिन आ जाता है। जैसा कि रेखा को डर सताए जा रहा था, उसके यहाँ 2 जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं। आपको 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं? क्या आपके साथ कोई आया है? तभी सरला अपने पति गिरधारी लाल के साथ वहां आती है। रेखा, मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम्हारे यहाँ जुड़वा बेटियां होंगी तो एक बेटी को मैं गोद ले लूंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुनकर रेखा थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को लेकर वो चिंतित हो जाती है और सरला को हाँ बोल देती है। तुम्हारा धन्यवाद रेखा, आज तुम्हारी वजह से मेरी भी झोली भर गई। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। आप मेरी एक बेटी ले लो, उसे अभी मैंने देखा तक नहीं है। अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं उसे दे नहीं पाऊंगी, इसलिए आप अभी जाकर सारी कानूनी कार्रवाई करके उस बेटी को ले लो। सरला रेखा की बात को सही ठहराती है और जाकर कानूनी कार्रवाई करके उसकी एक बेटी को गोद ले लेती है और सरला रेखा की मदद करने के लिए उसे एक रकम भी देती है। पहले तो रेखा बहुत मना करती है, लेकिन बाद में उन पैसों को ले लेती है और अपनी बेटी को लेकर अपने गांव चली जाती है। वहीं गांव में उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और एक छोटा सा घर। जिस घर को बड़ा करने का सपना देखने के लिए वो दोनों पति पत्नी शहर आए थे और यहीं से रेखा की दोनों बेटियों की किस्मत एकदम से बदल जाती है। रेखा अपनी बेटी का नाम विभा रखती है और सरला अपनी बेटी का नाम आभा। सरला अपनी बेटी आभा के लिए सारी खुशियां खरीद कर ले आती है। क्या चीज नहीं थी जो आभा के कमरे में नहीं थी? सुंदर सा पालना, बहुत सारे खिलौने, सुंदर सुंदर कपड़े, मखमल का बिस्तर। वो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी।
और उधर रेखा अपनी बेटी को लेकर गांव आ जाती है। तो गांव में वो उसके लिए एक चद्दर का पालना बनाती है। अपने ही हाथ से ही सिले हुए कुछ खिलौने बनाती है और रेखा काम करते वक्त उसे कभी अपनी पीठ पर बांध लेती तो कभी अपनी छाती पर। वो अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाती और उन्हें ही बेचकर अपना गुजारा करती। देखते ही देखते 6 साल भी हो जाते हैं और दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुनो जी, आभा का कल पहला दिन है स्कूल जाने का। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये 4-5 घंटे मैं उसके बिना कैसे बिताऊंगी। इतने सालों में मैंने उसे एक बार भी अपने से दूर नहीं किया। तुम बहुत अच्छी माँ हो। किसी पराई लड़की को इतना प्यार दिया है कि सगी माँ भी न दे पाती। आज तो आपने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा कभी भी ये बात कहकर मेरा दिल मत दुखाना। आभा मेरी ही बेटी है। तभी आभा भागते भागते वहां आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। मम्मी जी, आप कौन सी बोतल ले आई हो? मैंने कहा था ना मुझे पिंक कलर की बोतल चाहिए और आप मेरे लिए ब्लू ले आई हो। आई एम सॉरी बेटा, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी पिंक कलर की बोतल दिलाकर लाती हूँ। सरला आभा को बोतल दिलाने के लिए जाती है और उधर गांव में, अरे वाह वाह, आपने तो कितना सुंदर रंग बिरंगा मेरा बस्ता तैयार कर दिया। स्कूल में तो सब बच्चे फिर मेरा ही बस्ता देखेंगे। मेरी प्यारी गुड़िया, देख मैंने तेरे लिए ये बोतल भी तैयार की है। रेखा एक खाली पानी की बोतल पर सुंदर सी नक्काशी करके उसे पीने की बोतल बनाकर विभा को दे देती है और वो दोनों चीजों को पाकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों बच्चियां अलग अलग जगह पर स्कूल जाना शुरू कर देती हैं। स्कूल जाते हुए अभी कुछ ही समय होता है कि रेखा, तुम्हारी बेटी तो पढ़ाई में बहुत होशियार है। कोई भी चीज एक ही बारी में याद कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी बेटी विलक्षण बुद्धि की पैदा हुई है। वो तो मैं नहीं जानती टीचर जी, लेकिन जब मैं इसको किताब पढ़ाती थी तो ये सब कुछ याद करके जल्दी जल्दी ही मुझे सुना देती थी। सच में विभा बहुत ही होशियार बच्ची है। उधर आभा के लिए भी टीचर यही बोलती है, जिसे सुनकर सरला बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते दोनों बच्चियां 12वीं की कक्षा पास कर लेती हैं। एक तरफ आभा बहुत अमीरी में जीवन गुजार रही थी, जहां उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। वहीं विभा एक एक चीज के लिए तरसती रहती थी, लेकिन कभी भी रेखा से किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। स्कूल की तरफ से विभा को स्कॉलरशिप मिलती है। रेखा, विभा ने तो हमारे स्कूल का ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। इस पर भगवान की असीम कृपा है। सरकार की तरफ से विभा को स्कॉलरशिप मिली है और जो एंट्रेंस टेस्ट इसने दिया था उसमें तो ये अव्वल रही है। इसलिए तुम इसका भविष्य खराब मत करो इस गांव में रहकर। इसको लेकर तुरंत शहर चले जाओ। वहां के एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और किस्मत वापस रेखा को शहर ले आती है। उसे अपनी दूसरी बेटी की बहुत याद आती है। एक बारी रेखा सोचती है कि अनाथ आश्रम जाकर देखूं, फिर मन कड़ा करके नहीं जाती। विभा का एडमिशन शहर के नामी कॉलेज में हो जाता है। देख विभा, नया शहर है, जरा संभल कर बेटा। यहाँ के तौर तरीके सब तेरे लिए नए हैं। माँ, मैं सब जानती हूँ, आपकी बेटी सब संभाल लेगी। पर माँ, हम यहाँ क्या करेंगे? हमारे पास तो काम भी नहीं है। तेरी प्रिंसिपल ने मुझे काम दिला दिया है एक स्कूल में आया का, वहीं रहने का भी हो जाएगा। तू अपने कॉलेज जा, मैं भी काम पे जाती हूँ। विभा कॉलेज जाती है। इतना बड़ा कॉलेज देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसे अंदर जाने में भी डर लग रहा था। तभी वहां एक लड़की आती है और विभा से, हे, ये तुम क्या पहन कर आई हो? ये बाल कैसे बना लिया आज? और ये सस्ता सा सूट, क्या ये ड्रीम्स है तुम्हारे? आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? और क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? ऐसा बोलकर विभा वहां से चली जाती है और वो लड़की उसे ही देखे जा रही थी। तभी पीछे से आभा आकर उसके सिर पर मारती है। तू यहां है और मैं तुझे गेट के पास देख रही थी। ओए सुन, तू इतनी जल्दी कपड़े बदल कर कैसे आ गई? भांग खा ली है क्या? मैं यही पहन कर आई हूं। तुझे यकीन नहीं होगा, अभी बिल्कुल तेरे जैसी लड़की देखी मैंने। चल पागल हो गई है तू, मैं अकेली ही खुद जैसी हूं। पता किया कहाँ है हमारी क्लास? फिर वो दोनों अपनी क्लास में जाते हैं। वहां विभा पहले से ही क्लास में होती है।
जब दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं। देखा, मैं इसी की बातें कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो दिखने में ही इतनी गरीब लग रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी टीचर आ जाती है। तुम दोनों बहनें हो? दोनों एक साथ बोलती हैं। नहीं, पर दोनों को देखकर सब यही कह रहे थे कि ये सगी बहनें लग रही हैं। कॉलेज के बाद दोनों घर जाती हैं। मम्मी, मेरी क्लास में एक लड़की आई है, बिल्कुल मेरे जैसी। हम दोनों जुड़वा लग रही थी। बस वो किसी आया की बेटी है। ये सुनकर सरला थोड़ी हैरान होती है और सोचती है कि रेखा तो गांव में रहती है, फिर वो लड़की कौन होगी? और वहां विभा। माँ, आज हूबहू मेरे जैसी लड़की मेरी क्लास में मैंने देखी। हे भगवान, कहीं वो मेरी ही बेटी तो नहीं है? अच्छा, क्या नाम है उसका? आभा नाम है। बहुत अमीर है। इतने सुंदर कपड़े पहनकर आई थी। उसके पास खुद की बड़ी सी कार भी थी। उधर सरला। अच्छा, उसकी माँ ही है, बाप नहीं है क्या? हाँ, मैम ने जब सबसे पूछा था तब उसने कहा था कि वो गांव से आई है अपनी माँ के साथ और उसे स्कॉलरशिप मिली है, तभी इतने बड़े कॉलेज में आई है। इसे कहते हैं किस्मत। हाँ, यही किस्मत है, तभी तो इतने सालों बाद तुम दोनों मिल गई। सरला सारी बात गिरधारी लाल को बता देती है। मन छोटा मत करो। रेखा तुमसे आभा को नहीं लेगी। अगर लेना होता तो वो बहुत पहले ही ले लेती। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आभा को नहीं खोना चाहती। संभालो खुद को। दोनों बच्चियों को पता चले, हम खुद उन दोनों को बता देते हैं और मुझे पूरा यकीन है वो दोनों समझ भी जाएंगी। गिरधारी लाल रेखा का पता लगवाता है। उसे और विभा को लेकर घर जाता है, जहां सरला और आभा उनका इंतजार कर रही थी। रेखा सरला को देखकर नमस्कार करती है। सरला भी आभा और विभा दोनों हैरान सी खड़ी थी। तब गिरधारी लाल दोनों बच्चियों को सब सच बता देता है। रेखा आभा को गले लगा लेती है। मैम, आभा आपकी ही बेटी है, मेरी तो बस विभा है। आपने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। आभा, तुम भी इन्हें दिल से मानती हो। और बेटा, मैं और विभा को आदत है इस लाइफ की, तुम नहीं रह पाओगी। और फिर सरला जी से अच्छी माँ तुम्हें नहीं मिलने वाली थी। दोनों बहनें अच्छी दोस्त बन जाती हैं और अपनी पढ़ाई खत्म होते ही विभा को सरकारी नौकरी मिल जाती है और आभा की शादी सरला बड़ी धूमधाम से करा देती है। और वहीं विभा अपनी माँ रेखा को बहुत खुश रखती है और अपने ही विभाग के एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है। गिरधारी लाल रेखा को अनाथ आश्रम संभालने को देता है, जिससे सरला और रेखा साथ रहें और बेटियां भी। प्रीति अपनी कुछ सहेलियों के साथ गली में खेल रही होती है। तभी उसकी सहेली के घर आई उसकी बुआ की लड़की उसे बोलती है। कितनी सांवली लड़की है ये, तुम सबके बीच में अलग से ही चमक रही है। ऐसे मत बोल, बुरा मान जाएगी। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अगर वो सांवली है तो सांवली है ही ना। अपने आसपास की लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर प्रीति के मन में कभी कभी ये विचार आता कि वो इतनी सांवली क्यों है। धीरे धीरे प्रीति की शादी की उम्र हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। प्रीति, सुनो, इधर आओ। कल तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आ रहा है, इसलिए तुम एक काम करो। ये उपटन मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसे लगाकर थोड़ी देर बाद चेहरा धो लेना, तुम्हारा सांवलापन थोड़ा कम दिखाई देगा। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम मेरी माँ होकर भी मुझे मेरे सांवले रंग का ताना दे रही हो? ताना नहीं दे रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि सांवला रंग थोड़ा कम हो जाएगा। कोई भी सबसे पहले आपके चेहरे को ही देखता है, गुण संस्कार बाद में आते हैं। प्रीति कुछ नहीं कहती। माँ के हाथ से उपटन लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रीति के पापा घर आ जाते हैं और उसकी माँ को बोलते हैं, तुमने प्रीति को बता दिया ना कि कल उसे देखने वाले आ रहे हैं? अगर हमारी प्रीति का रंग थोड़ा साफ होता तो अभी तक उसकी शादी हो जाती। मैं तो थक गया हूं। अब हर हफ्ते कोई न कोई प्रीति को देखने आता है और रिजेक्ट करके चला जाता है।
बस कल जो आ रहे हैं माता रानी कृपा करे वो प्रीति को पसंद कर लें। प्रीति अपने सांवले रंग को लेकर फिर दुखी हो जाती है। उसे रोज रोज इस तरह लोगों के सामने चाय पानी ले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सांवलेपन को लेकर सभी मुझे कोसते रहते हैं। क्या सांवला रंग इतना बुरा होता है? होता ही होगा, तभी तो माँ मुझे किसी भी शादी फंक्शन में नहीं लेकर जाती। अगले दिन प्रीति को देखने वाले आते हैं और वो भी प्रीति को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। प्रीति को बहुत बुरा लगता है, पर अब किया भी क्या जा सकता था। आज भी लड़के वाले ना करके चले गए। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस रंग का इतना इशू क्यों बना लेते हैं लोग। 1 महीने तक प्रीति को देखने कोई नहीं आता। प्रीति भी चैन की सांस लेती है कि रोज रोज ड्रामा नहीं करना पड़ता। फिर एक रोज उसकी रिश्तेदार उसके घर आती है। अरे चांदनी बहन, बड़े दिनों बाद आना हुआ। सब घर में कुशल पूर्वक तो है ना? माता रानी की कृपा है, बस तू बता कैसी है? सब ठीक ही है चांदनी, अब क्या बताऊं। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? सुन चांदनी, तेरी तो बहुत जगह जान पहचान है। तू कोई रिश्ता बताना हमारी प्रीति के लिए। तुझसे झूठ नहीं कहूंगी, रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर उसके सांवले रंग की वजह से मना हो जाते हैं। अच्छा, तो तू इस वजह से परेशान है? चल फिक्र मत कर, मेरी नजर में एक रिश्ता है। मैं उन लोगों से बात करती हूँ, फिर तुझे बताऊंगी। चांदनी नाश्ता पानी करके चली जाती है। दूसरे दिन वो फोन करके प्रीति की माँ को बोलती है। हेलो बहन, कैसी हो? हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ चांदनी। तूने बात करी उन लोगों से? बात की है, तभी तो तुझे फोन लगाया है। सुन, वो कल प्रीति को देखने आएंगे। कल ही? इतनी जल्दी? भाई मैंने बात करी, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने तुझे बता दिया। अब तुझे जल्दी लग रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कहे तो मना कर दूं? नहीं नहीं, उन्हें बोल दे वो आ जाएं, मैं तैयारी कर लूंगी। और वो प्रीति के पापा को फोन करके बताती है। सुनो जी, कल प्रीति को देखने वाले आ रहे हैं। आप कुछ मिठाइयाँ और नमकीन लेते आना। कौन है, कुछ पता किया तूने? चांदनी ने रिश्ता बताया है, जो तुमसे सामान मंगवाया है, बस वो लेकर घर आ जाना। अगले दिन प्रीति को देखने वाले घर आते हैं। लड़के का नाम समीर होता है और उसके साथ में उसकी माँ और पापा आए होते हैं। प्रीति सबके लिए चाय लेकर आती है। जैसे वो चाय कप में डालती है, समीर को प्रीति एक नजर में ही बहुत अच्छी लगती है। पर समीर की माँ, देखो बहन जी, बुरा नहीं मानना, पर आपकी लड़की कुछ ज्यादा सांवली नहीं है। बहन जी, ये तो भगवान की लीला होती है, वरना हमारी प्रीति में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत ही समझदार और सुगढ़ है, और पढ़ाई में तो हमेशा से ही अव्वल रही है। तभी समीर अपनी माँ के कान में कुछ कहता है। ठीक है बहन जी, हम आपको घर जाकर बताते हैं। और वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। माँ, माना कि प्रीति सांवली है, लेकिन मुझे वो लड़की अच्छी लगी। उसके चेहरे पर एक सच्चाई थी, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा माँ, और मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ बस। समीर सही कह रहा है, मुझे भी लड़की बहुत अच्छी लगी वैसे। पर सब रिश्तेदार क्या कहेंगे? एक लौता लड़का है और उसके लिए भी इतनी सांवली लड़की ढूंढी। माँ, उसको मेरे साथ सारी जिंदगी रहना है और मुझे उसके साथ। रिश्तेदार कहां से आ गए बीच में? आप बस उन लोगों को हाँ कह दो, मैं शादी करूंगा तो प्रीति से ही करूंगा बस। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ क्या कर सकती थी। वो शाम को फोन करके प्रीति की माँ को बोलती है। हेलो बहन जी, मिठाई बंटवाओ, मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। जल्दी ही शादी की तारीख निकालकर आपसे बात करूंगी। फिर जल्दी ही शहनाई बजती है और प्रीति और समीर की शादी हो जाती है। प्रीति, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। समीर, एक बात पूछूं, आप बताएंगे? हाँ प्रीति, देखो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछने वाली हो। कहो तो मैं बता दूं कि मैंने तुम्हें इसलिए पसंद किया
क्योंकि तुम बहुत ही सादा हो और मुझे तुम्हारी सादगी पसंद आई। ये सुनकर प्रीति बहुत खुश होती है और अगले दिन अब पड़ोसन आकर मुंह दिखाई की रस्म करेगी। मेरे को तो बड़ी शर्म आ रही है। कितनी सांवली बहू पसंद करी है, सभी ताने मारेंगी। कैसी बात कर रही हो? तुम रस्म की तैयारी करो, जो जो बोलता है उसे बोलने दो। पड़ोसन आकर प्रीति को देखती है और दबे दबे शब्दों में समीर की पसंद पर हंसती है और बातें करती है। एक दो तो प्रीति के मुंह पर ही बोल देती हैं। क्या हुआ समीर की माँ, तू क्या बहू अंधेरे में देखने गई थी? अरे बहू पसंद करते समय ये भी देखते हैं कि आगे आने वाले बच्चे किस रंग के पैदा होंगे। अब मैं क्या करूं बहन, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सुनते ही कहाँ हैं। ये तो समीर की पसंद है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सब चले जाते हैं। तब प्रीति के सामने ही उफ, कितनी बेइज्जती महसूस हो रही है मुझे। और प्रीति, जरा सा क्रीम पाउडर ज्यादा नहीं लगा सकती थी? चल जा, हो गई रस्म, अब जाकर बैठ अपने कमरे में। नई नवेली प्रीति अपने रंग की वजह से फिर शर्मिंदा होती है और रोने लगती है। तभी समीर आता है। ओहो, तो मोहतरमा जी यहाँ बैठकर रो रही हैं। आपको भी शर्म आएगी ना अपने दोस्तों से मिलवाते हुए मुझे। देखो, तुम्हें मैंने पसंद किया है तो तुम्हें किसी की भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे दिल को बहुत सुंदर लगती हो, समझी तुम? अब जल्दी से ही आंसू पोंछो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। प्रीति की सास सांवलेपन के ताने देती रहती है। ये कैसी चाय बनाई है तुमने, बिल्कुल अपने रंग जैसी। कभी कभी कहती थी, इधर उधर मेरे सामने इस तरह मत घूमा कर, तुझे देखकर ही मेरे दिल में खौफ हो जाता है। और कई बार ये बातें समीर भी सुन लेता है, पर वो अपनी माँ का स्वभाव जानता था, इसलिए वो उनसे बहस नहीं करना चाहता था। एक रात अचानक बारिश आती है और सुबह के टाइम समीर की माँ बाहर गार्डन में सफाई करने जाती है और तभी बहुत तेज फिसल जाती है। हाय रे मैया, मेरी तो कमर टूट गई। समीर भाग के जाता है और अपनी माँ को उठाता है और फिर गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। प्रीति और उसका पापा भी साथ में होता है। डॉक्टर देखने के बाद बोलते हैं कि इनके पैर में फ्रैक्चर आया है, तो अभी 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रुकेंगी। पापा जी, आप और समीर घर चले जाओ, मम्मी की देखभाल मैं कर लूंगी। नहीं नहीं बहू, तुम घर जाओ, मैं यहां रुक सकता हूं। नहीं पापा, प्रीति सही कह रही है, ये केबिन लेडीज का है, उसी का रुकना ठीक रहेगा। मिलने वाले टाइम पर हम आ जाएंगे और प्रीति, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है, मैं मम्मी जी को देख लेती हूँ। प्रीति 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर अपनी सास की बहुत सेवा करती है। ये देख के उसकी सास भी शर्मिंदा होती है। अगले दिन समीर अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है। घर आकर भी प्रीति अपने सास की बहुत सेवा करती है और एक ही हफ्ते में वो धीरे धीरे चलने लगती है। और उसी दिन शाम को, प्रीति बेटा इधर आ, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ तुझसे। मैंने हमेशा तेरे रंग को बहुत ताने दिए, पर तूने जिस तरह से मेरी सेवा की है, मैं जान गई हूँ कि गोरा काला कुछ नहीं होता। सबसे अच्छा होता है अच्छे दिल का होना, जो कि तुम्हारे अंदर है। समीर ये बातें सुन लेता है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। मैं मम्मी जी के लिए सूप बनाकर लाती हूँ और आपके लिए चाय। प्रीति के जाने के बाद समीर की माँ उससे कहती है, बेटा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ माँ, बोलो ना। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है। मैंने प्रीति को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन उस लड़की ने आज तक कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं सब जानता हूँ माँ, मैंने भी कई बार आपको उसको ताने देते हुए सुना है, पर तुम यकीन नहीं करोगी कि प्रीति ने आज तक मुझे कभी भी आपके बारे में कुछ नहीं कहा। प्रीति, मुझे माफ कर दो।
मेरा रवैया तुम्हारे साथ सही नहीं था, पर आज मैं जान गई हूं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बहू हो। और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।